हाय एवरीवन। हम पढ़ रहे थे भारतीय राष्ट्रपति के बारे में। दो पार्ट हम पढ़ चुके हैं। आज हम पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे। इसी के साथ भारतीय राष्ट्रपति का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक पार्ट 3 के साथ समाप्त हो जाएगा। कुछ और अनुच्छेद हैं राष्ट्रपति से जुड़े हुए जिनकी बात आज की क्लास में हम करेंगे। जिसे एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 111 विधेयकों पर अनुमति। अब ये अनुच्छेद क्या है जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, देखिएगा। सबसे पहले बात करें कानून निर्माता की, तो भारत की जो शासन व्यवस्था है उसे 3 भागों में बांटा है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। जहां पर व्यवस्थापिका का कार्य है देश के लिए कानून का निर्माण करना, यानी उस भारत के लिए कानून की जो निर्माता है वो है व्यवस्थापिका, और उस व्यवस्थापिका को नाम दिया है संसद। यानी कानून का निर्माण देश के लिए कौन करता है? संसद करती है। इस संसद के कितने अंग हैं, कितने पार्ट हैं? तो इस संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों को अगर मिला दिया जाए तो बनती है संसद। अब कानून का निर्माण संसद कैसे करेगी? तो कोई भी कानून बनाने के लिए संसद के तीनों अंगों की सहमति आवश्यक होती है। जिससे कोई भी विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में रखा जाता है और दोनों सदनों से जब विधेयक पास हो जाता है तो अंतिम रूप से उस विधेयक पर सहमति देगा कौन? राष्ट्रपति। तभी वो देश में क्या बनता है? कानून बनता है। ये कानून निर्माण की एक प्रक्रिया है देश में। कोई भी कानून बनने से पूर्व की अवस्था में उसे किस नाम से जानते हैं हम? तो विधेयक कहा जाता है इसे। ऐसा विधेयक संसद के दोनों सदनों से होकर गुजरेगा। दोनों सदन जब इसे पारित करेंगे तब यह विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति जब इस विधेयक पर अपनी हस्ताक्षर सहित सहमति देता है तभी वह विधेयक कानून बनता है, कानून में परिवर्तित होता है। यह कानून निर्माण की प्रक्रिया है। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 111 की। 111 क्या कहता है? तो 111 में है विधेयकों पर अनुमति। यानी जब भी कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित होता है तब वह जाता है राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति उस विधेयक को लेकर क्या कार्यवाही करेगा यह बताया गया है अनुच्छेद 111 में, विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति। अब राष्ट्रपति के पास जब विधेयक आता है तो मूल रूप से राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। उन 3 विकल्पों की हम बात करेंगे। सबसे पहला विकल्प, अगर वह जो विधेयक राष्ट्रपति के पास लाया गया है वो राष्ट्रीय हित का है, देश के महत्व का है, देश के फायदे का है, तो राष्ट्रपति ऐसे विधेयक पर अपनी स्वीकृति देगा। स्वीकृति देगा यानी सहमति देगा, हस्ताक्षर करेगा, तो वो देश के लिए कानून बनेगा। दूसरा जो विकल्प उसके पास है, विधेयक पर स्वीकृति सुरक्षित कर ले। यहां पर समझना होगा सुरक्षित कर ले, यानी ये वीटो पावर की बात कर रहा है। राष्ट्रपति चाहे तो विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख सकता है। कितने समय के लिए रखेगा इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। तीसरे विकल्प की हम बात करते हैं, राष्ट्रपति चाहे तो ऐसे विधेयक को पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। किसे लौटा सकता है? संसद को। यानी दोनों सदनों ने पारित करके जो विधेयक राष्ट्रपति को दिया है, यह विधेयक राष्ट्रपति चाहे तो वापस दे सकता है संसद को, यानी वापस लोकसभा राज्यसभा को वहां दे सकता है। ये 3 विकल्प होते हैं राष्ट्रपति के पास। एक बार फिर समझना, आप संसद के पुनः विचार हेतु लौटा दे। यहां पर 2-3 तथ्य और हमें याद रखने होंगे। जब भी कोई विधेयक राष्ट्रपति द्वारा पुनः विचार हेतु संसद को दिया जाता है तो संसद वापस पुनः जो संसद के पास जो विधेयक आया है उस विधेयक पर संसद संशोधन करे या बिल्कुल संशोधन नहीं करे। दोनों बातें, संशोधन कर भी सकती है या संशोधन बिल्कुल नहीं भी कर सकती है, और वापस वो विधेयक किसको दे? राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति फिर यहां पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य माना गया है। अब राष्ट्रपति के पास कोई विकल्प नहीं है। पुनः जो संसद के पास लौटाया गया था विधेयक, उस संसद ने वह विधेयक सीधे तौर पर राष्ट्रपति को वापस दिया। तब राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर करने हेतु बाध्य है, चाहे संसद ने संशोधन किया हो या बिल्कुल वह उस विधेयक पर संशोधन नहीं किया गया है और वापस वो विधेयक दिया है राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए फिर क्या माना गया है? बाध्य माना गया है, यानी फिर वो कानून बनना ही है। तीसरा विकल्प था, पहला हमने समझ लिया
विधेयक पर स्वीकृति देगा, यानी वो कानून बनेगा। दूसरे विकल्प को और हम समझेंगे अच्छे से कि स्वीकृति सुरक्षित कर ले, यानी यहाँ वीटो की बात आती है। तो हमारे देश में बात करें सामान्यतः 3 प्रकार के वीटो, वैसे 4 प्रकार के वीटो होते हैं। अत्यांतिक वीटो, विशेषिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो, जिनमें से 3 वीटो भारतीय राष्ट्रपति के बारे में महत्वपूर्ण हैं। अत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। विशेषिक वीटो का भारतीय राष्ट्रपति के बारे में या भारत में इसका कोई महत्व नहीं है। ये 3 वीटो हैं, इनमें से भी एक वीटो की यहां पर मैं बात करना चाहूंगा, पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो की बात करते हैं हम, इसका एक और नाम है जेबी वीटो, यानी राष्ट्रपति विधेयक को अपने पास अपने जेब में सुरक्षित रख लेता है, उसे हम कहते हैं पॉकेट वीटो या फिर जेबी वीटो। और पॉकेट वीटो या जेबी वीटो की बात आती है तो हमें एक राष्ट्रपति का नाम याद आता है, ज्ञानी जेल सिंह। ये बात थी 1986 की। 1986 के समय तत्कालीन सरकार राजीव गांधी की देश में सरकार थी और उस समय राजीव गांधी सरकार द्वारा एक विधेयक लाया गया था, डाक संशोधन विधेयक। भारतीय डाक संशोधन विधेयक, राजीव गांधी सरकार द्वारा यह विधेयक लाया गया था। इस विधेयक की क्या विशेषता थी? तो इस विधेयक में प्रेस की स्वतंत्रता को, मीडिया की स्वतंत्रता को बाध्य किया गया था। राजीव गांधी सरकार के पास दोनों सदनों में अच्छा खासा बहुमत था। इस विधेयक को दोनों सदनों से उन्होंने बहुमत से पारित कर लिया और वह विधेयक फिर गया राष्ट्रपति के पास और तत्कालीन राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह। और माना जाता है कि ज्ञानी जेल सिंह और राजीव गांधी के बीच में मतभेद थे एक मुद्दे को लेकर, क्योंकि राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह सिख दंगों को लेकर राजीव गांधी सरकार से सूचनाएं प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन वह सूचनाएं नहीं देने पर उनके बीच में मतभेद चल ही रहे थे। इस बीच एक ऐसा विधेयक आया, भारतीय डाक संशोधन विधेयक। राजीव गांधी सरकार द्वारा यह विधेयक लाया गया था। इस विधेयक की देश में बहुत आलोचना हुई, विरोध हुआ, आलोचना हुई इस विधेयक की, क्योंकि इसमें प्रेस की स्वतंत्रता को बाध्य किया गया था। तो इस विरोध को देखते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने ज्ञानी जेल सिंह एकमात्र सिख राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति हैं अब तक। अब इनके द्वारा इस विधेयक पर अपनी स्वीकृति क्या कर दी गई, सुरक्षित रखी गई, यानी इन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया इस विधेयक पर। और इस पॉकेट वीटो के तहत उन्होंने इस विधेयक पर ना तो स्वीकृति दी, ना संशोधन के लिए लौटाया। इस विधेयक को अपने पास सुरक्षित उन्होंने रख लिया। अब इसके बाद अपने पास रख लिया, फिर समय आता है इसके 3 वर्ष बाद 1989, जब कार्यकाल पूर्ण हो चुका था ज्ञानी जेल सिंह, और अगले जो राष्ट्रपति थे अपने आर वेंकट रमन। और मैं आपको बता दूं, जो विधेयक होता है वो व्यक्तिगत तौर पे उनके पास नहीं रहता है, किसी भी राष्ट्रपति के पास, ये राष्ट्रपति पद के पास रहता है। जैसे ज्ञानी जेल सिंह ने उस विधेयक को अपने पास पॉकेट वीटो की तरह तहत रखा था, तो उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद वो विधेयक आ गया किसके पास, अगले राष्ट्रपति आर वेंकट रमन के पास। और आर वेंकट रमन ने क्या किया, 1989 में इस विधेयक को तीसरे विकल्प के तहत, तीसरा विकल्प कहता है संसद के पुनः विचार हेतु लौटा दे, तो उन्होंने इस विधेयक को पुनः किसको लौटाया था, संसद को लौटाया था। और फिर वहां पर नई सरकार थी, राष्ट्रीय मोर्चा सरकार, वीपी सिंह की, विश्व प्रताप सिंह की सरकार थी 1989 में। और इस सरकार द्वारा इस विधेयक को, भारतीय डाक संशोधन विधेयक को रद्द करने का फैसला लिया गया। जो राजीव गांधी की आलोचना हुई थी इस विधेयक को लेकर, यह गलती वीपी सिंह द्वारा नहीं की गई। और उन्होंने जब ये आर वेंकट रमन द्वारा जब ये विधेयक पुनः लौटाया गया संसद को, तो वीपी सिंह सरकार द्वारा इस विधेयक को रद्द करने का फैसला लिया गया था। तो ये था वीटो पावर। बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है ये। किसने जेबी वीटो का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, तो ज्ञानी जेल सिंह ने। कब प्रयोग किया, 1986 में। कौन सा विधेयक था,
भारतीय डाक संशोधन विधेयक राजीव गांधी सरकार द्वारा लाया गया था, लेकिन अत्यधिक इसकी आलोचना हुई, इसलिए ज्ञानी जेलसी ने इस पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। अब कोई भी विधेयक पॉकेट वीटो या जेबी वीटो के तहत जब अपने पास सुरक्षित रख दिया जाता है तो ये कितनी समय अवधि के लिए रहेगा, इसका भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। कहा जाए तो संविधान इस विषय पर क्या है, मौन है, यानी कोई समय अवधि का उल्लेख नहीं है। इसलिए कितने भी समय के लिए ये विधेयक राष्ट्रपति अपने पास सुरक्षित रख सकता है। ये था अनुच्छेद 111 विधेयकों पर अनुमति। एक और अनुच्छेद की हम बात करते हैं इसी के साथ में, अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 में राष्ट्रपति की एक प्रकार से कही जाए तो वित्तीय शक्ति बताई गई है, और इसमें बताया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। देखना आप, अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। अब सबसे पहले इसमें समझना होगा वार्षिक वित्तीय विवरण क्या होता है। वार्षिक वित्तीय विवरण की अगर मैं बात करूं तो भारत सरकार की एक वर्ष में प्राक्कलित आय और व्यय, यानी अनुमानित जितनी आय हुई और जितना व्यय हुआ, उसका जब हिसाब किताब रखा जाता है, विवरण रखा जाता है, तो इसे हम कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। एक वित्तीय वर्ष में भारत सरकार की आय और व्यय का वार्षिक ब्यौरा वार्षिक वित्तीय विवरण कहलाता है, और यह है अनुच्छेद 112 में। अब यहां पर हमें क्या पढ़ना है, तो ऐसा वार्षिक वित्तीय विवरण, ऐसा हिसाब किताब कहां पर रखा जाता है और कौन रखवाता है, ये दो बातें महत्वपूर्ण हैं जो हमें पढ़नी है। तो ऐसा वार्षिक वित्तीय विवरण कहां पर रखा जाता है, तो संसद के समक्ष रखा जाता है। संसद के दोनों सदनों के समक्ष ऐसा विवरण रखवाया जाता है। अब कौन रखवा सकता है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण जो होता है वो भारत का राष्ट्रपति रखवाता है, इसीलिए राष्ट्रपति की ये वित्तीय शक्ति मानी जाती है। वार्षिक वित्तीय विवरण कहां पर रखा जाएगा, किसके समक्ष रखा जाएगा, संसद के दोनों सदनों के समक्ष। कौन रखवाता है, तो भारत का राष्ट्रपति। अतः ये राष्ट्रपति की कैसी शक्ति है, वित्तीय शक्ति है। किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 112। क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी एक वर्ष में सरकार के जितने भी खर्चे हुए, जितने भी इनकम हुई, इनका जो हिसाब किताब होता है, वार्षिक ब्यौरा होता है आय व्यय का, इस ब्यौरे को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाया जाएगा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। क्या होता है वार्षिक वित्तीय विवरण। आगे हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद की, अनुच्छेद 123। 123 का नाम लेते ही हमारे दिमाग में आता है अध्यादेश। किसका अध्यादेश, राष्ट्रपति का अध्यादेश, अनुच्छेद 123। अब इसमें हमें जो पढ़ना है कि अध्यादेश क्या होता है, कब ये जारी किया जा सकता है, और अध्यादेश की अवधि क्या रहेगी। अब सबसे पहले हम बात करें तो अध्यादेश कौन जारी करता है, तो हमारा उत्तर हो गया ऐसा अध्यादेश कौन जारी करता है, राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत, सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद, अनुच्छेद 123, जिसमें है राष्ट्रपति का अध्यादेश। सबसे पहला पॉइंट, अध्यादेश क्या होता है, तो हमें पता होना चाहिए अध्यादेश क्या होता है। अध्यादेश एक प्रकार का विधि या कानून होता है। अब कानून का नाम आते ही हमारे दिमाग में आता है कि कानून का निर्माण करने का जो कार्य है वो तो हमने किसको दे रखा है, संसद को दे रखा है। यहाँ पर हमने पढ़ा है कानून निर्माता कौन होती है, संसद होती है। लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन पारित करेंगे विधेयक को, और राष्ट्रपति उस पर क्या करता है, हस्ताक्षर, और क्या बन जाता है, कानून। लेकिन फिर भी हमारे संविधान में एक और संभावना ऐसी रखी है, राष्ट्रपति के अध्यादेश के रूप में कोई कानून बना सकता है। कौन, राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत, 123 के तहत। आगे हम समझते हैं इसको। अध्यादेश क्या है, तो अध्यादेश एक प्रकार का कानून है। सबसे इंपॉर्टेंट कि अध्यादेश कब जारी किया जा सकता है, अब यहां पर हमें समझना है। जैसे सामान्य समय में जब संसद के सत्र चल रहे हैं, उनकी बैठकें हो रही है, तो ये अधिकार हमने दे रखा है संसद के दोनों सदनों को कि वह विधेयक को पारित करे और राष्ट्रपति हस्ताक्षर सहित वो देश में क्या बने, कानून बने। लेकिन कब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, जब संसद के
इन सदनों की बैठकें नहीं हो रही है, सत्र नहीं चल रहे हैं, या कहा जाए इनका सत्रावसान चल रहा है, तो सत्र की बैठकें नहीं होने पर, किसी एक सदन की बैठक नहीं होने पर या दोनों सदनों की बैठकें नहीं होने पर, दोनों परिस्थितियों में राष्ट्रपति जारी कर सकता है क्या? अध्यादेश। क्यों जारी करेगा? क्योंकि अगर ऐसी कोई आकस्मिक परिस्थिति आ गई है, ऐसे कोई विषय हैं जिनसे निपटने के लिए कोई कानून बनाना आवश्यक हो गया है, और ऐसे में संसद के दोनों सत्र नहीं चल रहे हैं, क्योंकि दोनों सत्रों की सहमति विधेयक दोनों सत्रों से पारित होना आवश्यक होता है, इसलिए कोई एक सत्र भी सदन में नहीं है, सत्र में नहीं है एक सदन भी, तो कानून नहीं बन सकता है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति ऐसे कानून को बनाएगा किस रूप में? अध्यादेश के रूप में। राष्ट्रपति ऐसे आकस्मिक विषयों से निपटने के लिए, परिस्थितियों से निपटने के लिए अनुच्छेद 123 का प्रयोग करेगा और राष्ट्रपति जारी करेगा अध्यादेश। यह अध्यादेश क्या होगा? एक प्रकार का कानून होगा। तो हमारा उत्तर हो गया, कब जारी किया जाएगा? जब संसद के दोनों सदनों के सत्र नहीं चल रहे हैं, या एक सत्र नहीं चल रहा है, कोई भी एक सदन का सत्र नहीं चल रहा है, तब राष्ट्रपति जारी कर सकता है क्या? अध्यादेश। अब अध्यादेश की अवधि क्या होगी? तो अध्यादेश की अवधि हम कह सकते हैं 42 दिन, या इसे कहेंगे 6 सप्ताह। अध्यादेश की अवधि होगी 42 दिन या 6 सप्ताह। लेकिन इसे गिना कहां से जाएगा, इसे काउंट कहां से करेंगे ये दिन हम? तो जिस दिन अध्यादेश राष्ट्रपति ने जारी किया है, उस दिन से यह अवधि नहीं गिनी जाती है। यह अवधि गिनी जाएगी जब संसद के सदन सत्र में नहीं थे, इसलिए राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया। तो जब वापस संसद के सत्र चलेंगे, शुरू होंगे, इनकी प्रथम बैठक से, संसद की सत्र की प्रथम बैठक से अगले 42 दिन या 6 सप्ताह होगी किसकी? अध्यादेश की अवधि, अधिकतम अवधि। यानी इस समय अवधि के बीच संसद ने अगर इस अध्यादेश को दोनों सदनों से अनुमोदन कर दिया तो दिक्कत नहीं है। यदि संसद ने 6 सप्ताह या 42 दिन तक इस अध्यादेश पर कोई भी चर्चा नहीं की सदन में, तो यह अध्यादेश इस समय अवधि के बाद अपने आप क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। इसलिए अध्यादेश की अवधि मानी जाती है 42 दिन या 6 सप्ताह। अगर इस समय अवधि के अंतर्गत संसद ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, तो यह अध्यादेश अपने आप क्या माना जाता है? समाप्त माना जाता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो इस समयावधि के बीच कभी भी इस अध्यादेश को वापस ले सकता है। अब इस अध्यादेश का प्रभाव या इसकी शक्तियां क्या रहेंगी? तो इसका इतना ही प्रभाव रहता है जितना संसद कोई कानून बनाती है। संसद जो कानून बनाती है और उसके पास जितनी शक्तियां होती है उस कानून में, वही सारी शक्तियां, वही प्रभाव होगा राष्ट्रपति के अध्यादेश में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है राष्ट्रपति का अध्यादेश, अनुच्छेद 123। अध्यादेश क्या होता है? तो अध्यादेश एक प्रकार का कानून होता है। कब जारी किया जाता है? जब संसद का कोई एक सदन या दोनों सदन सत्र में नहीं है, उनकी बैठकें नहीं हो रही है, तब राष्ट्रपति कुछ आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है। तीसरी बात इसकी समयावधि, तो संसद के किसी सदन की प्रथम बैठक से अगले 6 सप्ताह या 42 दिन की अवधि होगी अध्यादेश की। यह था अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में दो और महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 143, जो है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। बात करते हैं हम अनुच्छेद 72 की, तो अनुच्छेद 72 में है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां। और ये जो क्षमादान शक्तियां होती हैं वो आती है न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत। अब क्या होती है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां? तो इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी अपराधी की सजा को कम या माफ कर सकता है। राष्ट्रपति की ये शक्ति अलग अलग स्वरूपों में होती है। पूर्ण क्षमा करना, सजा का परिहार करना, लघुकरण करना, इस प्रकार से अलग अलग स्वरूपों में राष्ट्रपति किसी अपराधी की सजा को माफ कर सकता है। जैसे किसी अपराधी की सजा को पूर्ण रूप से क्षमा कर सकता है राष्ट्रपति, या फिर कहा जाए सजा का लघुकरण, यानी सजा का जो स्वरूप होता है उससे बदला जाता है। जैसे किसी अपराधी को मृत्युदंड की सजा दी गई है,
तो राष्ट्रपति उसका स्वरूप को बदलकर कठोर या साधारण कारावास में परिवर्तित कर सकता है। मृत्युदंड की सजा को कारावास में परिवर्तित कर सकता है। परिहार, परिहार यानी सजा की प्रकृति को बदल देना। जैसे किसी अपराधी को 10 वर्ष की सजा दी गई है कारावास की, राष्ट्रपति चाहे तो इस सजा को 10 वर्ष से 5 वर्ष कर सकता है, 2 वर्ष कर सकता है। यह होता है उसकी सजा का परिहार। इस प्रकार से राष्ट्रपति किसी अपराधी की सजा को क्षमा या माफ कर सकता है। यह शक्ति होती है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां। अनुच्छेद 72 के तहत जो क्षमादान शक्तियां आती है किसमें? न्यायिक शक्तियों में। एक और महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ेंगे हम, अनुच्छेद 143। अब क्या होता है अनुच्छेद 143? तो अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति चाहे तो विधि के किसी विषय पर, तथ्य पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त कर सकता है। अनुच्छेद 143 में है परामर्श। परामर्श कौन प्राप्त करता है? तो प्राप्त कर सकता है परामर्श कौन? राष्ट्रपति। किससे प्राप्त कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट यानी भारत के उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय से। राष्ट्रपति विधि के किसी विषय पर, तथ्य पर भारत के उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त करेगा। यह परामर्शी शक्तियां राष्ट्रपति की किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 143 में। यह परामर्शी शक्तियां किसमें आती हैं? तो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में। अब राष्ट्रपति विधि के किसी विषय पर राष्ट्रपति ने परामर्श लिया, किससे? सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय से। क्या यह परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होता है? तो यह परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होता है। राष्ट्रपति इस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है, वो स्वतंत्र है। वो परामर्श को मान भी सकता है या परामर्श को नहीं भी मान सकता है, यानी यह परामर्श बाध्यकारी नहीं होता है। यह है अनुच्छेद 143 और ये दोनों अनुच्छेद थे राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के बारे में। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के विशेष अधिकार। अनुच्छेद है 361। अनुच्छेद 361 में बताए हैं राष्ट्रपति के विशेष अधिकार। अब राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, तो वह अपने कर्तव्यों के निर्वहन के प्रति, संपादन के प्रति भारत की किसी भी न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। भारत की कोई भी न्यायपालिका राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई प्रारंभ नहीं कर सकती है। उसे कारावास में रखने का कोई भी आदेश पारित नहीं कर सकती है भारत की न्यायपालिका। इसके अलावा राष्ट्रपति के खिलाफ सिविल कार्रवाई प्रारंभ हो सकती है, लेकिन ऐसी सिविल कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए शिकायतकर्ता को 2 महीने पूर्व अपना नाम, पूर्ण पता और कार्रवाई प्रारंभ करने के क्या कारण है, ये विवरण उस शिकायतकर्ता को 2 माह पूर्व प्रस्तुत करने होंगे। तभी राष्ट्रपति के खिलाफ व्यक्तिगत किए गए कार्यों के खिलाफ सिविल कार्रवाई प्रारंभ हो सकती है। बाकी कार्यकाल के दौरान आपराधिक कार्रवाई किसी भी न्यायालय में प्रारंभ नहीं हो सकती है। यह राष्ट्रपति को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 361 के तहत, जिसमें अपने कार्यों के निर्वहन के प्रति वह किसी भी न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई प्रारंभ नहीं हो सकती है। कोई भी न्यायपालिका राष्ट्रपति को हिरासत में लेने के कोई भी आदेश पारित नहीं कर सकती है। केवल सिविल कार्रवाई व्यक्तिगत कार्यों के लिए प्रारंभ हो सकती है, लेकिन इसके लिए शिकायतकर्ता को 2 माह पूर्व अपना नाम, पता और शिकायत के क्या कारण रहे हैं, ऐसी कार्रवाई के क्या कारण हैं, ऐसा विवरण उसे 2 माह पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ये थे राष्ट्रपति के विशेष अधिकार अनुच्छेद 361 में। अब अंतिम रूप से हम बात करते हैं भारत के अब तक के राष्ट्रपति के बारे में। कौन कौन भारत के राष्ट्रपति रहे हैं? तो एक संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी हमारी 24 जनवरी 1950 को, और इस संविधान सभा की अंतिम बैठक में राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे संविधान सभा के अध्यक्ष को, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। फिर 1952 में राष्ट्रपति पद के लिए प्रथम निर्वाचन होते हैं, और इस प्रथम निर्वाचन में मई 1952 में ये निर्वाचन होते हैं,
और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। अगला ये अपना कार्यकाल पूरा करते हैं 5 वर्ष। मई 1957 में दूसरे चुनाव होते हैं राष्ट्रपति पद के लिए और दूसरी बार फिर से ये निर्वाचित होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये एकमात्र व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति पद पर 2 बार निर्वाचित हुए हैं, 2 बार इनका कार्यकाल रहा है। एकमात्र व्यक्ति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1962 में फिर से चुनाव होते हैं राष्ट्रपति पद के लिए और यहाँ पर राष्ट्रपति बनते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन, जो 2 बार देश के उपराष्ट्रपति पद पर कार्यरत रहे हैं 1952 से 1962 और 62 में ये बनते हैं देश के राष्ट्रपति। अपना कार्यकाल पूर्ण करते हैं 5 वर्ष। इसके बाद राष्ट्रपति पद पर 1967 में डॉक्टर जाकिर हुसैन निर्वाचित होते हैं और 2 वर्ष पश्चात 1969 में पद पर रहते हुए इनका निधन होता है। देश के प्रथम ऐसे राष्ट्रपति जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ तो वे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। उनके निधन पर तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं, लेकिन इन्होंने भी जब अपने पद से इस्तीफा दे दिया तो 1969 में संसद को एक अधिनियम बनाना पड़ा अनुच्छेद 70 के तहत कि जब भी देश में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों ही पद रिक्त होंगे तो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। और 1969 में यही स्थितियां देश के सामने आई जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पद रिक्त थे। तो ऐसे समय में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। तो देश के प्रथम ऐसे राष्ट्रपति जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ ज्ञानी जाकिर हुसैन। इसके बाद प्रथम ऐसे देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे वीवी गिरी। देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया एम हिदायतुल्लाह। 6 माह में के भीतर चुनाव हुए। अगले चुनाव में राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होते हैं वीवी गिरी। इन्होंने अपना 5 वर्ष कार्यकाल पूर्ण किया। 1974 में फिर राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन हुए। निर्वाचन में फखरुद्दीन अली अहमद देश के अगले राष्ट्रपति बनते हैं। फखरुद्दीन अली अहमद का भी पद पर रहते हुए निधन होता है 1977 में। भारत के दूसरे ऐसे राष्ट्रपति जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ फखरुद्दीन अली अहमद। जब इनका 1977 में निधन हुआ तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में तत्कालीन उपराष्ट्रपति और तत्कालीन जो हमारे उपराष्ट्रपति थे बीडी जत्ती बनते हैं देश के दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति थे। 6 माह के भीतर अगले राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन हुए और इस निर्वाचन में नीलम संजीव रेड्डी देश के अगले राष्ट्रपति बनते हैं। नीलम संजीव रेड्डी इस चुनाव में निर्विरोध विजयी हुए थे। निर्विरोध रूप में निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति अब तक नीलम संजीव रेड्डी। 1977 से 1982 तक अपना कार्यकाल इन्होंने पूर्ण किया। फिर देश के अगले राष्ट्रपति बनते हैं ज्ञानी जैल सिंह। 1982 से 1987 इनका कार्यकाल रहा। एकमात्र सिख राष्ट्रपति देश के ज्ञानी जैल सिंह जिन्होंने एकमात्र बार अब तक देश में वीटो पावर का जिन्होंने प्रयोग किया था वो थे हमारे राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग करने वाले ज्ञानी जैल सिंह। 1986 में इन्होंने वीटो पावर का भारतीय डाक संशोधन विधेयक पर इन्होंने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। इसके बाद देश के अगले राष्ट्रपति बनते हैं आर वेंकटरमन। 1987 से 1992 तक अपना कार्यकाल इन्होंने पूर्ण किया। 1992 में अगले राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा 97 तक अपना कार्यकाल पूर्ण किया। 1997 में अगले राष्ट्रपति हमारे बनते हैं KR नारायण। 2002 में अपना कार्यकाल पूर्ण किया। 2002 में भारत के एकमात्र वैज्ञानिक राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होते हैं। 2007 में भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होती हैं। एकमात्र महिला जो अब तक राष्ट्रपति पद पर रही हैं प्रतिभा पाटिल। 2007 से 2012 इनका कार्यकाल रहा। 2012 में हमारे राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होते हैं प्रणब मुखर्जी। 2017 में इन्होंने अपना कार्यकाल समाप्त किया और 25 जुलाई 2017 को हमारे अभी के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने पद की शपथ ली। 20 जून को
20 जुलाई को इनका निर्वाचन पूर्ण हो चुका था। 25 जुलाई 2017 को इन्होंने अपने पद की शपथ ली। इन्हें शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश JS खेयर ने इन्होंने अपने पद की शपथ दिलाई थी और वर्तमान में अब तक अभी वो कार्यरत हैं, रामनाथ कोविंद। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो 1969 में प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे VV गिरी। 1977 में दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति BD जत्ती और एकमात्र कार्यवाहक एक राष्ट्रपति जो कार्यवाहक राष्ट्रपति पद पर भी रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं और देश के उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। ऐसे एकमात्र व्यक्ति हैं M हिदायतुल्ला। M हिदायतुल्ला 1969 में कार्यवाहक राष्ट्रपति पद पर भी इन्होंने कार्य किया। ये देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। इसके अलावा यह देश के उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। तो इन्होंने तीनों पदों पर कार्य करने वाले एकमात्र व्यक्ति M हिदायतुल्ला। ये था अपना राष्ट्रपति का टॉपिक पार्ट 3, जिसके तहत हमारा ये टॉपिक यहाँ पर पूर्ण रूप से समाप्त होता है। आप सभी से निवेदन है, मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और आपके जो भी सुझाव हैं इस क्लास को लेकर वो आप कमेंट में जरूर बताएं, ताकि कोई सुधार हो तो हम सुधार कर सके। इसमें अधिक से अधिक चैनल को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद। आगे अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा उपराष्ट्रपति, अगली क्लास हमारी उपराष्ट्रपति के बारे में रहेगी। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.